Student, welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain the making of Indian Constitution for class 9th. Student, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से साउथ अफ्रीका में आया, साउथ अफ्रीका में क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उस सर्कमस्टेंसेस के बाद किस तरीके की परिस्थितियाँ हुई, परिस्थितियों के बाद किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बना। तो इस तरीके से इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो परिस्थितियाँ थी साउथ अफ्रीका में, उससे कुछ अलग परिस्थितियाँ भारत में थी, लेकिन कुछ यहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ही फेवरेबल नहीं था, क्योंकि जो यहाँ का सर्कमस्टेंस था, यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो देखें तो बहुत ही विषम थी। क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही एक विषम काम तो था ही, और दूसरा देखें तो यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और थी। जो विषम काम ये था कि भारत एक बहुत विशाल देश है जहाँ डाइवर्सिफाइड पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाया जाता है कंट्री में, कई कम्युनिटी, कई रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से एक बड़े कंट्री में जहाँ इस तरीके की डाइवर्सिटी हो, वहाँ इजी नहीं होता कि इस तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन साधारण तरीके से बनाया जा सके। तो इस तरीके से देखा गया कि उस समय जो भारत के लोग थे वो अपने स्टेटस के सब्जेक्ट पर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे थे। कहने का तात्पर्य वो है कि वो अपने स्टेटस को ध्यान में रख करके जो है कोई काम कर रहे थे। तो स्टेटस की बात थी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके साथ साथ मैंने बताया ना कि भारत में भी परिस्थितियाँ कुछ विषम थी, क्योंकि उसी समय जो है पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का। तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो ये भी एक चैलेंज ही था उस समय भारत के लिए। और इस तरीके से देखें तो जो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ वो एक रिलीजियस डिफरेंस के कारण हुआ, और ये जो था एक भारत के लिए सैड एक्सपीरियंस था, जो कि पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का हुआ। इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ ये इंडिया के लिए बहुत ही सैड एक्सपीरियंस था। तो मैंने जैसा बताया आपको कि इस तरीके की परिस्थितियाँ थी जिसमें देखा गया कि लगभग 10 लाख लोग मारे गए दोनों तरफ से, चाहे इंडिया रहा हो या पाकिस्तान। दोनों के बॉर्डर पर पार्टीशन के दौरान जो है इस तरीके के वायलेंस के कारण लगभग 10 लाख लोग मारे गए। तो ये तो एक अलग ही समस्या थी भारत में। वैसे देखें तो ये जो ब्रिटिश रूल यहाँ था, उसका जो प्रिंसली स्टेट था, जो पहले से ही वो डिसाइड किया हुआ था, उसके प्रभाव के कारण ऐसा था। प्रिंसली स्टेट के कारण, प्रिंसली स्टेट जो था उसके में जो है पहले से ही था कि इंडिया में जो है और पाकिस्तान को जो है दोनों को इस तरीके के अलग नहीं किया, मतलब एक तरीके से शासन व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन दोनों जो है प्रिंसली स्टेट बनेंगे और दोनों में जो है एक ही गवर्नमेंट शासन करेगा, केवल प्रिंसली बनाया जाएगा। वहाँ इंडिया प्रोविंस एक अलग होगा, पाकिस्तान का प्रोविंस एक अलग होगा। लेकिन जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो रह गया वो रिमेन रह गया, वो नहीं इस तरीके का हो पाया। और इंडिपेंडेंट के बाद कुछ अलग ही यहाँ देखने को मिला, कुछ अलग ही डिफ़िकल्टीज़ और सर्कमस्टेंसेस देखा गया, और इस तरीके से ये परिस्थितियाँ आकर के इंडिया में हो गई, जिसके कारण ये जो पार्टीशन की अवस्था हो गई। इसके बाद सिचुएशन आया कि किस तरीके से जो है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हुई। तो यहाँ देखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटेन हो, और इस तरीके से जो आज की परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाए, क्योंकि कंट्री को जो सिक्योर बनाना चाहता था, जैसा कि
उस समय की परिस्थितियाँ थी, उस तरीके से उसको सिक्योर बनाना चाहता था। इस तरीके से जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत एक्साइटेड थे कि किस तरीके से बनाया जाए, जो कि आज प्रेजेंट के लिए भी जो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो फेवरेबल हो, इसके अलावा फ्यूचर में भी जो है इसके लिए जो है फेवरेबल हो। तो इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उसको देख रहे थे। अब इसके बाद बात करते हैं द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें देखें कि जो पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें देखें तो इसमें जो है जो परिस्थितियां ऊपर की बताई गई कि पार्टीशन के दौरान जो है समस्या देखने को मिल रहा था, तो मेकर्स जो थे वो एक्साइट थे कि किस तरीके से प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो इसमें फिर आगे कहा है कि इसके बाद भी एक बेनिफिट था भारतीयों के लिए, क्योंकि मेकर्स को ये बताना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जैसे कि साउथ अफ्रीका में था कि ब्लैक है, वाइट है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, और उसमें वहाँ की ऐसी परिस्थितियाँ थी कि दोनों को जो है एक तरीके से कह लें कि एक मत होकर के सहयोग के बाद ये बनना था। तो ऐसा नहीं था, यहाँ ये कंसेंस पहले से ही क्रिएट हो गया था लोगों में, क्योंकि वो जानते थे कि जो है भारत में डेमोक्रेसी ही सबसे फेवरेबल होगा। हाँ, और सब लोग जो है डेमोक्रेसी को चाहते थे, वो किसी तरीके का जो है यहाँ जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला परिस्थितियाँ थी या किसी तरीके का वो नहीं चाहते। तो सब चाहते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही जो है सब एक तरीके से कहें कि उनके कॉन्सेंस में हो गया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो, और कहा कि अपना नेशनल मूवमेंट हुआ, अपने यहाँ स्ट्रगल हुआ फॉरेन रूलर के विरुद्ध में, तो केवल बस इसी को लेकर के कि जो भारत में नए आयाम जुड़ें, तो उसमें ये ध्यान में रखा जाए कि जो लोगों की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्रात्मकता है, सबके इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सब को ध्यान में रख के किया जाए। ये नहीं था कि उस समय कि जो है किसी विशेष लोगों के हाथ में ये चला जाए और वो जो है उसका एंजॉय करें। सब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके अंडर में रह कर के लोग जान चुके थे कि अगर किसी तरीके से अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनता है तो फिर उनको जो है इस तरीके के शोषण का शिकार होना पड़ेगा। इस तरीके से व्यवहार थे इसके लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रगल था वो भी क्या था, वो चाहते थे कि एक नए तरीके का कंट्री बने, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि इस तरह की परिस्थितियाँ थी, वो पॉलिटिकली सोशली जो है वो चेंज चाहते थे। तो इस तरीके से जो है शार्प डिफरेंस देखने को मिल रहा था ओपिनियन में लोगों के, कि लोग फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भारत के जो रास्ते थे, जो तरीके थे, जिस तरीके से भारत जो है लड़ रहा, इस तरह से देखें तो उस समय जो ओपिनियन था लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल का, और जो भारत का पाथ हुआ करता था, उसमें भी कुछ लोग जो थे इंडिपेंडेंट के दौरान जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस आज भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक आइडियाज़ हुआ करते थे जो कि सबके द्वारा ये एक्सेप्ट किए जाते थे। जो आज भी एक बड़ी कंट्री है जिसमें वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ रिलीजन, कास्ट, वैरायटी ऑफ कास्ट है। तो इस तरीके से देखें जहाँ इतना वैरायटीज़ हैं या यहाँ इतना विविधता देखने को मिलता है, तो उसमें ज़रूर ओपिनियन में डिफरेंसेस रहे होंगे। फिर भी जो बताया है कि फिर भी लोगों में कुछ ऐसे कॉन्सेंस थे जिसमें लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते थे और उसको एक बेसिक आइडिया बना कर के उस पर जो है काम करना चाहते थे। इस तरीके से देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होना स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में देखें तो एक तरीके से अगर हम 1928 में चलते हैं तो मोतीलाल नेहरू ने जो है मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1928 में, पहला कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इस तरीके से 1931 में जो कराची में
सेशन हुआ नेशनल कांग्रेस का, तो कराची में, तो फिर से इसको रिसोल्यूशन के रूप में फिर वहाँ दिखाया गया और इस तरीके से कहा गया कि जब अपना इंडिपेंडेंट इंडिया होगा तो किस तरीके से डेवलप करेगा, कैसे शासन व्यवस्था चलाएगा। तो इस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे। और इसके बाद जो है एक तरीके से, इस तरीके से देखें तो जो कांग्रेस था उसमें डिसाइड किया गया इस डॉक्यूमेंट्स को, तो इसमें क्या था कि कुछ चीज़ें तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें उसमें पहले से वर्डित थी, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार, इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी और राइट ऑफ माइनॉरिटी। और इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया में ये चीज़ें कुछ पहले से ही उसमें वर्डित थी, जो कि आज के लिए जो है जो उसमें बताया कि उस समय की ओपिनियन वैसे अलग हुआ करते थे, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस थे उन सर्कमस्टेंसेस में भी जो ये बेसिक आइडियाज़ थे वो सबके लिए लगभग कॉमन थे। तो इस तरीके से उसमें बात किया गया है। इस तरीके से इसमें बताया है कि जो बेसिक वैल्यू थे उनको सभी लीडर्स के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसमें सभी लीडर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और उसी के बेस पर बनना स्टार्ट हुआ। और उसमें बताया कि कुछ तो ऐसे रूल रेगुलेशन या कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि कॉलोनियल रूल में पहले से ही जो है हेल्प किया, मतलब पहले से ही थे, और जो कि इस एग्रीमेंट में आए, इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा जिसमें लोग एग्री हुए कि हाँ ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, उसमें इसने जो है हेल्प किया, कहीं ना कहीं हेल्प किया। तो इस तरीके से जो कुछ उसमें ऐसे फैक्ट थे जिन्होंने हेल्प किया, तो कुछ सब मिलाकर के बेसिक वैल्यूज़ में उनको लिया जाता था। कुछ बेसिक वैल्यू और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ऑलरेडी देखने को मिलता था, जो कि यहाँ कॉलोनियल पीरियड में वो शासन व्यवस्था में रहते थे, तो इस तरीके से वो हेल्प करने लगे। इसमें बताया गया कि जो ब्रिटिश रूल के समय कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे वो किस तरीके से भारत को हेल्प किया। तो उसमें दिया है कि ब्रिटिश के दौरान ही जो वोटिंग का राइट था वो जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सेकेंड था कि लेजिस्लेचर की व्यवस्था तो थी, वीक ही था, लेकिन लेजिस्लेचर की व्यवस्था वो पहले से ही जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इलेक्शन जो है वो 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए हो गया था और मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो है ब्रिटिश इंडिया के में जो है इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो इस तरीके से जो है एक देखें तो वोटिंग का जो है और लेजिस्लेचर का और एक तरीके से इलेक्शन का होना, ये जो है ब्रिटिश इंडिया में या ब्रिटिश के दौरान ही हो गया था। कुछ और भी जो है डेमोक्रेटिकली, उससे तो फुली डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ डेमोक्रेटिकली चीज़ें और भी एक्सपीरियंस करने को मिलता था। जैसे देखें तो इंडियन को जो है लेजिस्लेचर में इंस्टीट्यूशन में जो है अप्रूव्ड नहीं हुआ था, वो उनको जो है बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कंट्री में सेटिंग किया गया कि उनका इस तरीके का जो है इंस्टीट्यूशन हो और उन इंस्टीट्यूशन पर जो है वो गवर्नमेंट जो है सबको जो है समान कह लें कि रिप्रेजेंटेशन दे। तो इस तरीके से फिर देखा गया कि जो भारत था उसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने जो बनाए गए रूल रेगुलेशन हैं, जो फ्रेमिंग है उसके अनुसार काम करेगा। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत से ऐसे फैक्ट को जो है रखा गया, डिटेल रखा गया, जो कि कॉलोनियल लॉ से के प्रोसीजर से लिया गया है, कॉलोनियल लॉ के प्रोसीजर से लिया गया है। जैसा कि देखा गया कि उस समय 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो इस तरीके से जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसीलिए आया था कि गवर्नमेंट इंडिया के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में करके जो है फ्रेमवर्क करके कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहती थी, और जो है एक जो है बेनिफिट था भारतीयों के लिए। तो
फिर भी जो है यहाँ के जो लीडर थे उनको एक कॉन्फिडेंस मिला या फ्रेमवर्क के लिए हेल्प मिला कि जो ब्रिटिश इंडिया के समय हुआ करता था उससे, और कुछ और भी बेसिक चीज़ें थी, जैसे बहुत से कंट्री जो थे इंडिया के उन वो जो है लीडर्स के आइडिया से, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में था उससे इंस्पायर थे, और उनसे जो है वो सीख करके कुछ इनमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको इंक्लूड करना चाहते थे। इसके अलावा जो है जो बिल बना राइट इन यूएसए उससे सीखा गया, भारतीयों ने कुछ सीखा। इसके अलावा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रशियन रेवोल्यूशन के दौरान जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ उससे भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो कुछ इंस्पायरेशन हुआ उनका, उनसे भी उन्होंने सीखा, कुछ लिया, और इस तरीके से उसमें सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की जाती थी, वो जो है भारत में उससे लिया गया। इसके अलावा कहा गया है कि बहुत से ऐसे और भी स्टेप लिए गए जो क्वेश्चनिंग किया गया कि किस तरीके से कंट्री को ये सूट करता है और कौन सी परिस्थितियों में कौन से फैक्टर को जो है कंट्रीब्यूट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उनको जो है शामिल किया गया। एक तरीके से देखें तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का बनना जो है वो तो कुछ परिस्थितियां जो थी भारत में उस समय परिस्थितियां थी कि कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे, तो सबको ध्यान में रख कर के, सभी के आइडियाज़ को ध्यान में रख कर के किया गया। दूसरी बात देखा गया कि जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान कुछ उनके अच्छे जो डिज़ाइन थे, फ्रेमवर्क किया गया था उनके द्वारा, जो अच्छे रूल का डिज़ाइन था या जो रूल बनाया गया था उनके द्वारा, वो जो है अगर फेवर कर रहा था इंडिया को तो उन रूल्स को भी जो है फॉलो किया गया। इसके अलावा रशियन रेवोल्यूशन का उस समय, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है परिस्थितियाँ उस समय थी रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उसमें भी जैसे जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था, तो पार्लियामेंट का जो है व्यू वहाँ से मिला। इसके अलावा देखें तो जैसे सोशल और एक तरीके से सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ बनी थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज़, तो इसका मतलब सोशल या सोशलिस्ट होने का जो व्यू था भारत में वो मिला। इसके बाद इक्वलिटी, फ्रीडम के बाद इक्वलिटी, सभी जाति वर्ग संप्रदाय को इक्वलिटी मिले, ये व्यू जो है अलग अलग उस समय विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके की परिस्थितियाँ थी वो भारत को अगर सूट करता था, तो जो फ्रेम वर्क करने वाले भारत के थे उन्होंने जो है उससे इंस्पायर हुआ और उसको जो है अपने फ्रेमवर्क में जो है इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और फ्रेमवर्क के बारे में बात किया जाएगा। दैट्स ऑल।